650 जो सेगमेंट है ये बहुत ही रेयर सेगमेंट है और इसमें जो सारी बाइक्स आती हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी की होती हैं। Okay. और मैंने स्टार्टिंग से ही रॉयल इनफील्ड ही चलाई है। अच्छा अच्छा। और जो क्वालिटी रॉयल इनफील्ड इस रेट में दे रहा है वो वर्ल्ड में कोई भी कंपनी नहीं दे रही है आज की डेट में। लॉन्ग टूरिंग में बहुत ही बढ़िया इसका परफॉर्मेंस है। मैंने लद्दाख, अच्छा। मनाली, शिमला, कुल्लू ये सारा आप इस बाइक पे जा चुके हैं? इस बाइक में जा चुका हूँ। अच्छा। खास मकसद ये रहता है रॉयल इनफील्ड को लेने का कि ये एक इंडियन मैन्युफैक्चरर है। ओके। और मैं चाहता हूँ कि जो इंडिया का ब्रांड है वो विश्व में अपना नाम करे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद ठाकुर और आप देख रहे हैं पावर प्लस यूट्यूब चैनल, जो हेल्प करता है आपको आपकी बेस्ट कार और बाइक दिलाने में। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम ऑनरशिप रिव्यू करेंगे रॉयल इनफील्ड की इस कॉन्टिनेंटल GT 650 का। और इसके ऑनर से जानेंगे कि ये बाइक उन्होंने कब ली, कितना वो चला चुके हैं और ये कौन सा मॉडल है। इस बाइक को लेने से पहले उन्होंने कितनी बाइक को टेस्ट किया था और उसके बाद ये बाइक उन्होंने सेलेक्ट करी। इस बाइक की परफॉर्मेंस कैसी है, इसका मेंटेनेंस का खर्चा कितना आता है और ये कितनी माइलेज देती है, और सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से ये बाइक उनको कैसे लगी, वो इस पर कितना टूर कर चुके हैं, यानी इस वीडियो में हम उनका पूरा एक्सपीरियंस जानेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो यदि आप रॉयल इनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 को लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और आप अपने लिए एक बेस्ट बाइक सेलेक्ट कर सकें। लेकिन यदि चैनल पर नए हैं और मुझको पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, इस ऑनरशिप रिव्यू वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के ऑनर से, शंकर जी। शंकर जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हेलो हेलो सब्सक्राइबर्स। और शंकर जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये बाइक आपने कब ली, ये कौन सा मॉडल है और आप इसे अब तक लगभग कितना चला चुके हैं? ये बाइक मैंने मार्च 2022 में परचेज़ करी थी और अभी 2022 का मॉडल है मार्च का, और अभी इसको 1 साल पूरा हो चुका है और ये लगभग हमने 11,000 किलोमीटर चला ली है अभी तक पिछले 1 साल में। दोस्तों, मतलब शंकर जी ने ये बाइक लगभग 11,000 किलोमीटर चला चुके हैं और 1 साल के अंदर आप समझ सकते हैं इनको टूर करना पसंद है, काफ़ी बाइक पे टूर करते रहते हैं। तो इसीलिए इनसे बेहतर इस बाइक के बारे में मुझे नहीं लगता कोई बता पाएगा, क्योंकि इस बाइक को 11,000 किलोमीटर चलाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। दूसरा सवाल शंकर जी आपसे मेरा ये है कि इस बाइक को लेने से पहले आपने कौन कौन सी बाइक कंसिडर करी थी, क्योंकि ये बाइक लगभग 4-4.25 लाख के आसपास आती है। तो इस सेगमेंट में आपने और कौन कौन सी बाइक देखी इसको सेलेक्ट करने से पहले? 650 जो सेगमेंट है ये बहुत ही रेयर सेगमेंट है और इसमें जो सारी बाइक्स आती हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी की होती हैं। और मेरा जो पर्सोना है, मेरे को स्पोर्ट्स बाइक सूट नहीं करती हैं। ओके। और मैंने स्टार्टिंग से ही रॉयल इनफील्ड ही चलाई है। अच्छा अच्छा। तो मैं पूछना चाहूँगा कि जो रॉयल इनफील्ड आपने चलाई है, कौन कौन सी बाइक थी और लगभग कब से आप रॉयल इनफील्ड की बाइकें चला रहे हैं? मैं सन 2007 से रॉयल इनफील्ड की बाइकें चला रहा हूँ। जैसे कि मैंने थंडरबर्ड ली थी, मेरी पहली बाइक थंडरबर्ड 350 थी, देन बुलेट 350, देन बुलेट 500 स्टैंडर्ड, और ये मेरी चौथी रॉयल इनफील्ड है जो मैंने 2022 में परचेज़ की थी। मतलब आपने रॉयल इनफील्ड की बाइकें चलाई हैं और आपको इन्हीं की पसंद आती हैं? हाँ, एक्चुअली उसके पीछे 2 रीज़न है। एक तो इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है और मुझे इसकी आदत है इस बाइकों की, इसका चलाने का मेरा फ्रेंडली नेचर है। दूसरा, इसका जो खास मकसद ये रहता है रॉयल इनफील्ड को लेने का कि ये एक इंडियन मैन्युफैक्चरर है। ओके। और मैं चाहता हूँ कि जो इंडिया का ब्रांड है वो विश्व में अपना नाम करे। तो शंकर जी, आपसे मेरा जो अगला सवाल ये है कि जैसा कि आप इस मोटरसाइकिल को पिछले 11 महीनों में लगभग 11,000 किलोमीटर चला चुके हैं, तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से इस बाइक के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं और इस बाइक के नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं? हम शुरू करेंगे इसके पॉजिटिव पॉइंट से। पहला पॉजिटिव पॉइंट इस बाइक का ये है कि ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और जो क्वालिटी रॉयल इनफील्ड इस रेट में दे रहा है वो वर्ल्ड में कोई भी कंपनी नहीं दे रही है आज की डेट में। इस बात से तो मैं भी आपको एग्री करूंगा कि रॉयल इनफील्ड जो इस समय बाइकें निकाल रही हैं, लाजवाब निकाल रही हैं। और आप इसकी सेल से भी देख सकते हैं, आप इसकी वेटिंग से भी देख सकते हैं। आप जब भी शोरूम पे जाएंगे आपको वेटिंग मिलने वाली है। तो
इस बात से तो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा जा सकता कि वो एकदम वर्ल्ड क्लास गाड़ियाँ बना रहे हैं और इस बाइक की परफॉर्मेंस भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। और दूसरा पॉजिटिव पॉइंट आपको क्या लगा? दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि रॉयल इनफील्ड जो पहले बहुत ज़्यादा डाउन था, वो इस रीज़न था कि इसकी बाइकों में बहुत वाइब्रेशन था। हाँ, मतलब मैंने भी ये चीज़ें कि इवन आज से अगर 2013 की बात करें तो मेरे पास भी रॉयल इनफील्ड क्लासिक थी। उसमें वाइब्रेशन बहुत थे। जब 100 की स्पीड पे चलाता था ना, तो मतलब ऐसा लगता था कि वो बाइक फट जाएगी, मतलब इंजन फट जाएगा, इतने वाइब्रेशन हमें उसमें फील होते थे। तो अभी वाइब्रेशन का क्या है? अभी जो वाइब्रेशन है इसका बिल्कुल ही माइनस साइड में, इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं है। इवन हम लोगों ने इसमें कप टेस्ट भी किया था, इसमें पानी का कप रख के भी चेक अच्छा। किया था, और वो चलती बाइक में, मतलब रनिंग इंजन में, वो बाइक का कप जो है नीचे नहीं गिरा। तो इसका मतलब है कि इसका वाइब्रेशन पहले से बहुत ज़्यादा उन्होंने कम कर दिया है। तो ये आपको फील भी होता है चलाने ये में? चलाने में अब लॉन्ग राइड पे बहुत ज़्यादा फील होती है चीज़ें। अच्छा, चलिए। और तीसरा पॉजिटिव पॉइंट? तीसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसकी सेगमेंट की जो बाइकें हैं, जो कि 650 के सेगमेंट की हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। अगर आप एज़ पर वैल्यू बात करें पैसों में, तो लगभग दुगने रेट की मिलती हैं। इस बात में तो मैं भी आपको ऐड करना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जो रॉयल इनफील्ड इस प्राइस पॉइंट पे जो बाइक दे रही है वो आपको वैल्यू फॉर मनी मिल रही है। यानी जो पैसा जितना आप खर्च कर रहे हैं उस हिसाब से आपको चीज़ भी मिल रही है, आपको परफॉर्मेंस भी मिल रही है, और इसे लेने के बाद आपको पक्का मज़ा आने वाला है। और चौथा पॉजिटिव पॉइंट क्या रहेगा आपके हिसाब से? चौथा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जो इसका जो मॉडल है जीटी के Okay. जो मॉडल है, जो उसको ग्रैंड टूरर हम लोग कहते हैं, हम्म। वो प्राइस पॉइंट में, इस प्राइस पॉइंट में जीटी का मॉडल है वो कोई और कंपनी नहीं दे रही है। तो अच्छा, अगर आप कंपैरिजन की बात करें तो इसका उस सेगमेंट में कोई कंपैरिजन नहीं है। कोई कंपैरिजन नहीं है। और Looks के मामले टूर वूर के हिसाब से आप क्या बोलना चाहेंगे? में। लॉन्ग टूरिंग में बहुत ही बढ़िया इसका परफॉर्मेंस है। मैंने लद्दाख, मनाली, शिमला, कुल्लू, ये सारा आप इस बाइक पे जा चुके हैं? इस बाइक में जा चुका हूँ। अच्छा, और जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और इंजन का ट्यूनिंग और जो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूनिंग है बहुत ही बढ़िया है। और कोई 1% मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये नहीं चढ़ पाएगी, ये नहीं उतर पाएगी, ये नहीं जा पाएगी। अच्छा, मतलब आपने इससे ऑफ रोडिंग भी करी है, ऑन रोडिंग भी करी सारा है, किया हुआ है। और परफॉर्मेंस में कोई कमी आपको नहीं लगने परफॉर्मेंस में लगी? कोई कमी नहीं लगी। और इसका पांचवा पॉइंट क्या है आपके हिसाब से? इसका पहले तो हम बात करेंगे इसके लुक्स की। और ये जो आप देख रहे हैं क्रोम, ये क्रोम जो हाई एंड मॉडल है इसका, इससे ऊपर अभी अभी कोई मॉडल नहीं है रॉयल एनफील्ड के पास। लेटेस्ट जो लॉन्च हुआ है मेट्रो 650, उसके पैरेलल में ही ये जो मॉडल है, ये और कलर दोस्तों इसमें मैं ऐड करूंगा कि जो क्रोम इसका जो लुक है वो वाकई में बहुत मस्त लगता है। और यदि आप क्रोम लवर्स हैं तो आप इस बाइक को बहुत पसंद करने वाले हैं। आप इस बाइक को देख सकते हैं, इसका जो ये टैंक है बहुत ब्यूटीफुल लगता है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो पांचवा हमारा एडवांटेज इसका है कि इसका कोई एक मिथ है कि हम जीटी ग्रैंड टूरर को बहुत लंबी लॉन्ग टूर पे नहीं चला सकते, अच्छा। या इसमें लगेज हम बहुत ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते। बट ऐसा कुछ नहीं है। हमने लद्दाख का जो पूरा टूर किया था वो 35 से 40 केजी इसमें लोड करके ही किया था, और सारे कैरियर इसमें साइड पैनियर और रियर कैरियर सब लगा के लेके गए थे हम लोग। और इसमें मुझे, मेरी तरफ से तो कोई कंप्लेंट आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें वैसा कोई परफॉर्मेंस में कोई भी डाउनफॉल नहीं आया। अच्छा, मतलब और इस बाइक को देख के लगता भी है कि जिस हिसाब से इस बाइक का डिज़ाइन है, जिस हिसाब से बाइक का पोस्चर है, ये देखने में लगता है कि ये लद्दाख टूर के लिए उतना सूटेबल नहीं है। बट जैसा कि शंकर जी बता रहे हैं, ये बिल्कुल सूटेबल है। आप इसको लद्दाख, लेह लद्दाख, जहाँ आपका टूर करना है आप इसको ले जा सकते हैं। बहुत अच्छी बाइक है, बहुत परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। दोस्तों आप बात करते हैं इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की, और नेगेटिव पॉइंट जानेंगे हम अपने शंकर जी से। तो आपके हिसाब से नेगेटिव पॉइंट्स इसके क्या हैं? इसका जो पहला नेगेटिव पॉइंट है ये है कि इसका जो राइडिंग पोस्चर है ये सबको सूट नहीं करता, क्योंकि ये अग्रेसिव पोस्चर है। और जो यंग एज के बच्चे हैं या जो उस पोस्चर को सूट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा एजेड लोग नहीं कर पाते। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिनकी एज 20 to 35 एज के आसपास हैं, वो उनके लिए बाइक अच्छी है, क्योंकि इसका जो पोस्चर है थोड़ा स्पोर्ट्स बाइक की तरह आता है। तो एक बार आप बैठ के दिखाना चाहेंगे? तो कुछ इस तरीके से पोस्चर आता है इसमें दोस्तों। तो जो हम बात कर रहे थे कि जो पेन आएगा आपके हैंड में, तो ये थोड़ा स्पोर्टी लुक देने के लिए इस बाइक को है। तो यदि आपकी एज 20 to 35 के आसपास है तो ये बाइक आपके लिए परफेक्ट है। तो अगला जो पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट आप बता रहे थे सीट हाइट के बारे में, उसके बारे में कुछ बताएंगे? दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि मेरी हाइट 5'8" है, और कई बार ये होता है कि मैं जब बाइक रोक के बैक साइड को खींचता हूँ या आगे कभी टर्न लेता हूँ अचानक से, तो मेरे को भी प्रॉब्लम होती है। तो Okay. मेरे हिसाब से जिनकी हाइट 5'5" से नीचे है, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला इशू एक बार रहेगा। बैठ के दिखाएंगे जरा आप? अभी वैसे तो बाइक डबल स्टैंड पे लगी हुई है, लेकिन फिर भी एक आइडिया हो जाएगा। अभी आप देख पा रहे हैं मेरा भी पाँव बिल्कुल फ्लैट नहीं पड़ रहा है।
हल्का सा मुझे उठाना पड़ रहा है पीछे से। हाँ, ये देखने में बिल्कुल लग रहा है कि थोड़ा हाइट का है इसमें इशू, क्योंकि इसका जो सीट हाइट है वो आप अपनी स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो सीट हाइट है, मतलब आपकी हाइट 5 फुट 8 इंच से ज़्यादा होगी, तो उस कंडीशन में ये बाइक आपके लिए बेस्ट है। तो यदि आपकी हाइट इससे कम है तो आप उस बात का ध्यान रखें और शोरूम पे जाकर अपने चेक करें बैठ के, अगर आपको सही लगता है तो आप बस बेशक इसको ले सकते हैं। और इसमें फिर अगला नेगेटिव पॉइंट आपको क्या लगा? इसमें जो तीसरा नेगेटिव पॉइंट है वो है इसके स्पोक व्हील। एक्चुअली स्पोक व्हील की टेक्नोलॉजी ऑफ रोड के लिए बहुत अच्छी है, बट स्पोक व्हील में प्रॉब्लम क्या होता है कि इसमें अलाइनमेंट का इशू आ जाता है। अच्छा। और हम जैसे 1000 या 2000 किलोमीटर हमने चलाया तो हमें इसको स्पोक का अलाइनमेंट करना पड़ता है। अच्छा। स्पोक का अलाइनमेंट अपने में बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि स्पोक के जो टेक्नीशियन है वो सिटी में बहुत कम मिलते हैं। अच्छा। तो कुछ ही गिनती के लोग हैं जो स्पोक में काम करते हैं, तो उनको ढूंढना फिर करवाना एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो मतलब ये यदि आप इस बाइक को लॉन्ग टूर के लिए ले रहे हैं तो इस पॉइंट का बहुत ध्यान रखें, और ये बहुत वैलिड पॉइंट है क्योंकि इसके अंदर स्पोक व्हील आपको मिल जाते हैं, जिसका अलाइनमेंट आपको लगभग हर 6 महीने में और आप कितना चलाते हैं उस पर डिपेंड करता है, तो आपको वो कराना पड़ेगा। और अगला नेगेटिव पॉइंट आपको क्या लगता है इसमें? चौथा और जो लास्ट नेगेटिव पॉइंट इस बाइक में है वो है इसके टायर। बेशक इसमें 18 इंच के टायर हैं जो कि टूरिंग के लिए और लॉन्ग टूर के लिए बहुत अच्छे हैं, बट इसमें एक मेन इशू है वो है पंचर का, क्योंकि ये ट्यूबलेस टायर नहीं है और स्पोक व्हील की वजह से कंपनी इसमें ट्यूबलेस टायर दे भी नहीं पाती है। तो अगर ये आप अलॉय में कन्वर्ट करते हैं ख़रीदने के बाद आफ्टर मार्केट, तब तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम करने वाला है आपको पंचर का इशू। अच्छा, मतलब हाँ, पॉइंट ये है कि इसमें स्पोक व्हील है जिसकी वजह से इसमें ट्यूबलेस टायर नहीं दिए पाते हैं। हालांकि टायर ट्यूबलेस हैं लेकिन उनके अंदर ट्यूब डली हुई है, तो यदि आपका पंचर हो जाता है तो आपका इसमें इशू आ सकता है। शंकर जी, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि ये बाइक आपको परफॉर्मेंस में कैसे लगी, और इसका मेंटेनेंस सर्विस का क्या खर्चा आया है, मतलब कब इसकी सर्विस होती है, और आपका इसमें सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा, और इसकी परफॉर्मेंस रिलेटेड हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। जहाँ तक इसका परफॉर्मेंस का बात है, तो ये जो 650 का इंजन है ये प्रॉपरली वर्ल्ड टेस्टेड है, और रॉयल एनफील्ड ऐसा नहीं इसको इंडिया में ही बेचता है, ये मैक्सिमम बाइक बाहर एक्सपोर्ट भी होती है और बाहर भी इसके 18 कंट्रीज़ में शोरूम है। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा दोस्तों कि परफॉर्मेंस की बात जब आई है दोस्तों, इसके अंदर आपको 650 सीसी का इंजन मिलता है जो 47 bhp की पावर जनरेट करता है और 52 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। यानी परफॉर्मेंस की आपको इसमें कोई भी कमी कहीं भी आने वाली नहीं है। और जो इसका जो टॉर्क है वो आपको थ्रू आउट द बैंड मिलता है, ऐसे नहीं कि कहीं आपको जर्क मिलेगा। जितना आप RPM बढ़ाएंगे उस पूरे RPM पे आपको इसका टॉर्क मिलता है। यानी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक ही बनाई गई है, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया मिलने वाली है। और मेंटेनेंस सर्विस का क्या बताना चाहेंगे? मेंटेनेंस और सर्विस का ऐसा है कि इसका सबसे अच्छा जो प्लस पॉइंट ये है कि इसका जो सर्विस है वो 10,000 किलोमीटर की साइकिल पे होता है। अच्छा, मतलब जैसे कार का होता है। हाँ, जैसे कार का होता है, तो उस हिसाब से अगर बोलें तो इसमें खर्चा बहुत ही कम लगता है। जैसे कि हम पुरानी रॉयल एनफील्ड की बात करें बाइकों का, तो 3,000 साढ़े 3,000 में हम लोग उसकी सर्विस कराते थे, तो हमारी लगभग 10,000 में 3 सर्विस हो जाती थी। हाँ जी, बिल्कुल। उसके हिसाब से अगर कंपेयर करें तो इसकी कॉस्ट वहाँ उसके कंपेरिजन फिर भी आपको कम ही पड़ेगी। तो आपने जब इसका सर्विस करवाई तो क्या खर्चा आया था? इसका जब मैंने साल का सर्विस कराया तो मेरे को मात्र 2,800 रुपये का खर्चा आया था। अच्छा। और उसमें जो मेन खर्चा था वो केवल इंजन ऑयल का था। तो दोस्तों, इसको अगर मैं ऐसे समझाना चाहूँ कि इसका 2,800 रुपये का खर्चा आया है और इसका आपको सर्विस करानी है 10,000 किलोमीटर पे। नॉर्मली जब आप बाइक की सर्विस कराते हैं तो वो 3,000 किलोमीटर पर कराते हैं, और उसका जो एवरेज खर्चा आएगा वो 1,500 के आसपास आ जाता है। यानी आप एक साल में 3,000 किलोमीटर के हिसाब से 3 बार सर्विस करा लेंगे तो उसका खर्चा आपका पहुँचेगा 4,500 रुपये, जबकि ये आपका सिर्फ 2,800 रुपये से 3,000 तक आपका ये काम हो जाएगा। यानी इसके अंदर आपकी बचत होगी उल्टा, यानी ये आपकी पॉकेट फ्रेंडली पड़ रही है, और काफ़ी इसका जो सर्विस खर्चा है वो काफ़ी कम आने वाला है क्योंकि 10,000 किलोमीटर में इसकी सर्विस होती है। और शंकर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि इस कैटेगरी में जो बंदे इस बाइक को लेते हैं वो माइलेज पर उतना ध्यान नहीं देते, बट फिर भी आपको कितनी माइलेज इससे प्रैक्टिकली मिल रही है? इससे अगर ओवरऑल एवरेज की बात करूँ तो मेरे को 25 का माइलेज इसमें मिला है अभी तक, चाहे मैं लॉन्ग टूर की बात करूँ या सिटी राइड की बात। अच्छा, आप सिटी हाईवे मिला के आप बोल रहे हैं 25 तक का ही एवरेज आराम से निकाल देती है? आराम से निकाल देती है। अच्छा, और दोस्तों माइलेज टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरह ड्राइव करते हैं, और शंकर जी बोल रहे हैं इन्होंने 25 की माइलेज इससे निकाली है, तो यानी जिस सेगमेंट में आती है 650 सीसी के हिसाब से 25 की माइलेज काफ़ी अच्छी है इस बाइक के हिसाब से। जितना ही आपको टॉर्क दे रही है, जो आपको परफॉर्मेंस दे रही है, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा ही आपको माइलेज निकाल कर दे रही है। दोस्तों, इस बाइक को स्टार्ट करके देखते हैं और मैं आपको इसकी साउंड सुनाता हूँ। तो इसमें कुछ इस तरह की साउंड आती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपको काफ़ी स्पोर्टी साउंड देखने को मिलती है। शंकर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि
इस बाइक को लेकर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, मतलब आप किस कैटेगरी में आते हैं? आप हमारी जो कैटेगरी वो है डिसेंट, वेरी गुड और एक्सेलेंट। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं और आप इस बाइक को हमारे बायर्स को सजेस्ट करेंगे या आपका क्या रिकमेंडेशन रहेगा? पहले आप किस कैटेगरी में आते हैं ये बताइए। कैटेगरी की अगर बात की जाए तो ये एक्सीलेंट कैटेगरी में ही तो आती है। आप एक्सेलेंट यानी आप इससे बहुत खुश हाँ, हैं। इससे मैं बहुत खुश हूँ। और इससे पहले भी मैंने जो भी बाइकें रॉयल इनफील्ड की चलाई मैं सभी से बहुत खुश था। बट इसका जो इंजन था वो वर्ल्ड टेस्टेड था और पिछले 3-4 साल से इसकी टेस्टिंग चल रही थी उसके, तो हम वो भी देखना चाहते थे कि उस इंजन में क्या खास दिया गया अच्छा, है। तो वाइब्रेशन जो इसमें ज़ीरो वाइब्रेशन कर दिया वो तो बहुत ही अच्छा है। इसके साथ साथ जो स्पीड और लुक्स में जो इन लोगों ने मिक्सचर बनाया है वो बहुत ही अच्छे से उभर के सामने आया है। और रिकमेंडेशन में आप क्या कहना चाहेंगे कि बिल्कुल, हमारे मैं इस बाइक को आप रिकमेंड करते हैं? रिकमेंड बिल्कुल करता हूँ, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट में ये आता है उस प्राइस पॉइंट में आपको इतना पावर और इतना कंफर्ट और इतना जो क्वालिटी जो मिल रहा है वो कहीं नहीं मिलने वाला आपको। मतलब वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है और मैं बिल्कुल बोलूँगा कि आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों शंकर जी की माने तो ये बाइक आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाली है, वैल्यू फॉर मनी ये प्रोडक्ट है। और जिस बिल्ड क्वालिटी के साथ ये आ रहा है, जिस रिलायबिलिटी के साथ ये आ रहा है, और जो रॉयल इनफील्ड का आज के समय में जो पूरा मार्केट में अब इनका जो पकड़ बनी हुई है, उस हिसाब से ये बाइक हाईली रिकमेंडेड है शंकर जी की तरफ से और मेरी तरफ से भी। बहुत ही बढ़िया बाइक है। तो दोस्तों ये था रॉयल इनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 का एक डिटेल ऑनरशिप रिव्यू। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, नमस्कार।